औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे। चंद रोज से सोच रहा था कि अपने दोस्तों के साथ, बेटियों, बहनों, भाइयों के साथ कुछ इंटरेक्शन किया जाए और एक जजमेंट थी जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको मैंने आज की डिस्कशन में बेस बनाया। ये हमारी बेस है आज की डिस्कशन में। इसमें जो है, जो अनवान है इसका, वो है गुलाम कासिम वगैरह बनाम रज़िया बेगम। ये केस स्टडी है हमारी। इस केस स्टडी से हम बहुत से टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। जो खातून थी रज़िया बेगम, उसने अपनी विरासत क्लेम की कि जी मेरा विरासती हक मुझे दिया जाए। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला खातून के खिलाफ दे दिया। जब वो हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन में गई तो हाई कोर्ट ने फैसला खातून के हक में दे दिया। अब भाई जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कि जनाब ये दो फैसले हमारे हक में आए थे, तीसरा फैसला हाई कोर्ट ने गलत कर दिया है, हमारे खिलाफ कर दिया है, तो हमें सुना जाए और हमारे हक में फैसला किया जाए। दोस्तों, इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने सुना। दोस्तों, अब यहां पर हम वो पॉइंट्स रखेंगे कि मैटर असल में क्या है। अब मैं मैटर आपको 2 मिनट में जरा समझा देता हूं, बल्कि समझा के देता हूं, शेयर करता हूं आपके साथ। आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं क्योंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल टच हैं। अब हुआ ये कि बाप फौत हुआ, बहन को भाइयों ने लारा लगाए रखा कि अब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे। वो लारा लगाते रहे, ये बेचारी बर्दाश्त करती रही। बहनों को एक खतरा होता है ना कि भाई बाप के घर आना उनका बंद कर देंगे। यादें होती हैं घर से, जहाँ उन्होंने परवरिश पाई होती है, अपनी जिंदगी के अहम दिन गुजारे होते हैं, बचपन गुजारा होता है। देखें ना, जब हम इस उम्र में पहुंचते हैं, हमें अपना प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी शिद्दत से याद आती है। वो दोस्त याद आते हैं जिनके साथ टाइम गुजरा होता है, वो खेल के मैदान याद आते हैं जिनके साथ हमारा टाइम सर्फ हुआ होता है। बेशक जो दोस्त हमसे नाराज हो गए थे या हमारी गलतियों की वजह से वो हमसे अलहदा हो गए, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारा। वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, लर्न करता है अपनी गलतियों से। तो बेटियां बेचारी इसी चक्कर में होती हैं कि अगर हमने कोई एक्शन लिया तो भाई जो हैं वो फिर हमारा दाखला बंद कर देंगे। बस यही हमारा माशरे का अलमी है। तो खातून ने केस ना किया, लारे पे रही। खातून ने जब केस किया कि जनाब मुझे मेरा विरासती हिस्सा दिया जाए, तो भाई साहब जो हैं वो एक हिबानामा लेकर आ गए, गिफ्ट डीड लेकर आए। जी अब्बा तो अपनी जिंदगी में हमें गिफ्ट कर गए थे। गिफ्ट डीड जब देखी गई तो खातून ने कहा कि ये गिफ्ट डीड तो अब्बा की डेथ के बाद बनी हुई है। अब अब्बा जान फौत जो हुए हैं उसके बाद ये गिफ्ट डीड बनाई गई है। ये सूरत हाल बना कि जुल्म देखें, अपनी कब्र हम कितनी भारी करते हैं कि जमीन के टुकड़े के लिए इतना बड़ा झूठ। ये हमारी मुसलमानी है, ये हमारा हाल है कि कुरान हमारे पास है, कुरान और सुन्नत के हामिल हम लोग हैं, कोड ऑफ लाइफ हमारे पास है, लेकिन दुनियावी
मज़े के लिए अब्दी राहतें जो है वो हम फरामोश कर देते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है। तो भाइयों ने जनाब ना कहा कि नहीं जी, अब्बा तो हमें गिफ्ट कर गए थे। बहन ने जनाब यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लाकर दिखा दिया कि जनाब जो डेट बताई जा रही है गिफ्ट डीड की, अब्बा उससे पहले फौत हो चुके थे। ये स्टोरी थी। फिर इसमें उन्होंने जो है इस बात को भी मौजूद बहस बनाया कि चूंकि इतना अरसा बहन ने जो है वो इसका नहीं किया दावा, तो ये इतना सा खामोश रही है, इसका मतलब है कि इसकी रजामंदी शामिल थी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सक्यूजेंस को इसने बनाया। उसके हवाले से भी कि जनाब जब बंदा एक लंबे अरसे तक अपना कोई हक नहीं मांगता तो इसका मतलब ये है कि वो उससे दस्तबरदार हो चुका है, या उसको पता है कि इसकी जो फेट है वो ठीक है, वो सही दुरुस्त तौर पर अब्बा कर गए हुए हैं। हिबा, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। ये जी उसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्विसेंस। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो इस वर्ड की है, क्योंकि इसमें एस और सी ज्यादा आता है, ये है जी इसकी प्रोनाउंसिएशन। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्विसेंस, द रिलेक्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, ये मतलब है इसका। तो यहां पर यह मामला भी लाया गया, चूंकि बहनों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया अब तक, इतना अरसा गुजर गया है, तो इसका मतलब है कि बहन जो थी वो मुतमईन थी कि ठीक है जी, मेरा ये अब्बा भाइयों को हिस्सा दे गया हुआ है। इतने जालिम है, जुल्मत को ज़िया कहते हैं। ये सूरत हाल जनाब पैदा हुई है। अब आप उम्मीद है कि मेरी बात को फॉलो कर चुके होंगे। ये स्टोरी है इस पूरे केस की जिसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। मैं यहाँ पर इस केस की मज़ीद डिटेल में जाने लगा हूँ, उससे पहले आपकी खिदमत में कर्ज है कि आप अगर मेरी बेटियां, बहनें, माएँ अपना हिस्सा विरासत लेना चाहती हैं तो उसके लिए टाइम का मसला नहीं है कि आपने इतना अरसा नहीं एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, डर के बैठे रही हैं तो अब आप केस नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं। ये उमरताब बंदियाल साहब ने केस में ऑब्जर्वेशन दी थी, लोग उसको लेकर बैठ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। उमरताब बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट के आजकल चीफ जस्टिस भी हैं। तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर तो आपने केस करना है तो फिर खुले दिल से आइएगा। ये देख लें कि इस केस में पहली अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, 4 अदालतें हैं। पहली अदालत ने खतून के खिलाफ फैसला किया, दूसरी अदालत ने खतून के खिलाफ फैसला किया, तीसरी अदालत ने खतून के हक में फैसला किया, चौथी ने हक में किया। अब होता यह है कि आप जब केस फाइल कर देते हैं, ट्रायल शुरू होता है, सबसे ज्यादा काम ट्रायल में होना होता है। ट्रायल में अगर आपके खिलाफ भी हो गया ना तो आपने परेशान नहीं होना। वजह यह है कि यहाँ पर जजेस जो हैं वो अपनी जान छुड़ाते हैं, इनकी ट्रेनिंग नहीं है विरासती मामलात के हवाले से। वो कहते हैं ठीक है हम तो जान छुड़ाएं, आप ऊपर वाली कोर्ट्स देखते रहेंगे। यही हाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कर रही हैं हमारे साथ। ये बहुत बड़ा अलमिया है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो जजेस, अब एक फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर दुरुस्त हो रहा है, नीचे जहाँ टाइम ज़ाया इतना हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या पनिशमेंट होनी चाहिए जजेस की? अब आप कहेंगे जी अगर उनको पनिशमेंट देंगे तो वो तो फ्री हैंड काम ही नहीं कर सकेंगे। वही फ्री हैंड हम कहते हैं काम करें, लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए, जुडिशल एकेडमी में भरपूर इनके लेक्चर करवाए जाए। सब बड़े ऑनरेबल है हमारे जितने भी जजेस हैं, लेकिन कुछ डिलीवर होना चाहिए। इतना अच्छा टाइम लगते लगते 4 स्टेजेस बनी हुई हैं, स्टेजेस भी कम होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपने केस दायर करना है विरासती हक के लिए तो फिर खुला दिल लेकर आएंगे। अगर सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ भी होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन केस ने बनना नीचे से ही होता है। सिविल कोर्ट में ट्रायल असल चीज होती है, आपके हक में हो या आपके खिलाफ हो। एक दफा वो केस आपका सही बन गया ना तो ऊपर जाकर
ہائی کورٹ وغیرہ میں، سپریم کورٹ میں آپ کے حق میں ہو جانا ہوتا ہے اگر نیچے سے کوئی پرابلم آتی ہے. کھلے دل سے آئیں. ٹینشن اگر آپ لیں گے تو ٹینشن ضرور لیں، لیکن اتنی نہ لیں کہ آپ کا کیس جو ہے وہ مزید یہ تو اپنا ایک اس نے پیریڈ گزارنا ہے، ٹائم گزارنا ہے. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ اس کے خد و خال اس کیس کے بتا دیے. تو جناب خاتون کے مخالف وکیل کا کہنا تھا کہ یہ سوٹ ٹائم بارڈ ہے. خاتون کے پاس جو ڈاکومنٹ تھا اس میں اس کے والد یار محمد کی تاریخ وفات 15 مئی 1986 تھی. خاتون نے یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا ایویڈنس میں، یہ اس نے اپنی پلیڈنگ میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا، پلینٹ میں ذکر نہیں کیا تھا. یہ خاتون مخالف وکیل کیا کہہ رہا ہے. خاتون مخالف وکیل کا یہ کہنا تھا کہ محمد یار اس وقت زندہ تھا جب 27/7/1986 کو گفٹ کیا گیا. اس کا کہنا تھا کہ یہ 27/7/1986 کو گفٹ کیا گیا. خاتون نے جو سرٹیفکیٹ بعد میں پیش کیا اس میں تھا کہ وہ 15 مئی کو فوت ہو چکا تھا، تو وہ قبر سے اٹھ کر آگے گفٹ کرنے نہیں آیا تھا. خاتون کا کہنا تھا یہ 28/5/1999 کو فوت نہیں ہوا. مخالف وکیل کہہ رہا تھا کہ جی 27/7/1986 کو اس نے گفٹ کیا اور 28/5/1999 کو فوت ہوا. تو گویا بھائیوں نے اپنے ابا کی زندگی بڑھا دی. اصل میں ابا 1986 15 مئی کو فوت ہوا. بھائیوں نے جناب اپنے فراڈ کے لیے 28/5/1999 کا تذکرہ کر دیا. دوستو سپریم کورٹ نے دونوں وکلا کو سنا اور ریکارڈ پر موجود ڈاکومنٹس کا جائزہ لیا. پہلا پوائنٹ تو دوستو یہ ہے کہ اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ رضیہ بیگم یار محمد کی بیٹی ہے. شکر ہے بھائیوں نے اتنا تو کیا، بلکہ میرے پاس تو ایسے کیسز بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ ہماری بہن ہی نہیں ہے. تاہم یار محمد کی تاریخ وفات پر جھگڑا ہے. ایک ایشو یہ تھا، ایک ایشو تو یہ طے ہے کہ جی بیٹی واقعی یار محمد کی ہے. ڈیٹ آف ڈیتھ پر ہے جھگڑا. تاریخ وفات اس کیس سے متعلق ہے اور اہم ہے کہ خاتون کا والد گفٹ کیے جانے والی تاریخ سے پہلے وفات پا چکا تھا. اصل میٹر یہ ہے. بھائیوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ان کا کہنا تھا کہ یار محمد کبھی محکمہ ریونیو میں اپنا بیان کروانے کے لیے پیش نہیں ہوا. سن لو، انہوں نے گواہ انہوں کو لے جائے لبے دونوں گواہوں نے جس ڈاکومنٹ کے حوالے سے گواہی دی اس سے اختلاف کیا. اس ڈاکومنٹ پر انگوٹھا واقعی یار محمد کا تھا. گواہوں نے کہا جی نہیں یہ انگوٹھا تو یار محمد کا ہی ہے، اور اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. دونوں گواہ نے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ یار محمد نے اپنی زندگی میں ہبہ کیا. اچھا اب مسئلہ کیا ہے یہاں، کیونکہ ڈیٹ آف ڈیتھ کا معاملہ ہے جس کو انہوں نے مکس کیا ہوا ہے، ٹویسٹ کیا ہوا ہے. تو دونوں گواہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے زندگی میں کیا یا بعد میں کیا، کیونکہ یار محمد تو فوت ہو چکا تھا، ہبہ بعد میں کیا گیا ہے. تو وہ گواہ جو تھے نا وہ اتنے زیادہ فراڈ کی گفتگو کرنے والے نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ زیادہ جو ہے نا وہ جھوٹ مت بولو. انتقال کے مطابق جب ہبہ کیا گیا اس وقت یعنی کہ میوٹیشن اسی وقت ہو گئی تھی. ہبے کے وقت ہی زمین کا انتقال بھی کروا لیا تھا، میوٹیشن بھی ہو گئی تھی، اور مبینہ طور پر یار محمد ریونیو محکمہ کے آگے پیش ہوا. اس بات کو ثابت کرنے میں گواہان ناکام ہو. دیکھیں جب میوٹیشن ہوتی ہے، ہبہ کی جاتا ہے، تو تحصیلدار کے سامنے بندہ پیش ہوتا ہے گواہان کے ساتھ. اور گواہ بھی میں آپ کو بتاؤں چیئرمین ضلع کونسل، ممبر ضلع کونسل، نمبردار، اس طرح کے گواہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئے
कि वो गुवाहान के जो है ना महकमा रेवेन्यू के आगे पेश हुआ था। अब जो भाइयों का वकील साहब था उसके एतराज़ात थे कि यार मोहम्मद की तारीख वफात के मुतल्लक, और दूसरा वो कहना था कि ये टाइम बार्ड है। खातून ने जो अपना डेथ सर्टिफिकेट अपने वालिद का पेश किया था यूनियन काउंसिल से जारी करदा, अब इसके ऊपर भी भाइयों ने ये इतराज नहीं किया था कि ये क्यों पेश किया। भाइयों को चाहिए था कि यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को बुलाते, उसके ऊपर जिरा करते कि ये असली है या नकली है। ये नहीं किया उन्होंने। भाइयों ने ज़बानी इस बात पर जोर दिया कि उनके वालिद 28/5/1999 को फौत हो गए थे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि डेथ सर्टिफिकेट वाकई दुरुस्त तौर पर पेश किया गया। यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड को चेक करवाने के लिए यूनियन काउंसिल के एहलकारों को भाइयों ने समन ना करवाया। अगर वो कहते हैं जी डेट ऑफ डेथ ये नहीं है, तो जो उसने खातून ने वो डेथ सर्टिफिकेट पेश किया था, तो वो इन्होंने चेक करवाने के लिए समन करवाते ना एहलकारों को, यूनियन काउंसिल के बुलाते, उनको पेश करते, जिरा करते कि ये दुरुस्त है या गलत है। उन्होंने कोई नहीं उनको बुलाया, वही झूठे जो थे। और ना ही बहन ने जो सर्टिफिकेट दिया था उसकी मुखालफत में कोई और डेथ सर्टिफिकेट पेश किया। बहन ने जो डेथ सर्टिफिकेट पेश किया उसको फिर कोई नया और कोई सर्टिफिकेट भाई पेश करते ना कि अब्बा इस वक्त फौत नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्कशन है केस में। भाइयों की तरफ से जवाब दावा में 28 मई 1999 सिर्फ लिखना और इस तारीख के हवाले से कोई सबूत ना पेश किया जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसकी कोई वजह ना है कि इस बात को मान लिया जाए कि यार मोहम्मद 15 मई 1986 को ही फौत। बस ये गिफ्ट म्यूटेशन जो थी उसके फौत होने के बाद जैसे कोई शख्स फौत होता है, ये ऑनरेबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी एक लैंडमार्क जजमेंट PLD 1990 SC1 में करार दे चुकी है। गुलाम अली बनाम मुसम्माद गुलाम सरवर नकवी में कि कोई शख्स फौत होता है तो उसके वारसान उसकी प्रॉपर्टी के उसी वक्त मालिक बन जाते हैं। जैसे ही कोई बंदा फौत होता है उसी वक्त वरासत खुल हो जाती है और वो उसके मालिक बन जाते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने जो केस लॉ में आपके साथ केस स्टडी कर रहा हूं उसमें उन्होंने ये एक हवाला दिया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में आगे लिखती है यही असूल 2004 SCMR 392 पैरा नंबर 4 और 2020 SCMR 601 पैरा नंबर 8 और 2021 SMER 179 पैरा नंबर 5 में बयान किए जा चुके हैं कि जैसे ही कोई बंदा फौत होता है तो उसकी विरासत खुल जाती है। गोया अब्बा फौत हुए 86 में, फौरन विरासत कायम हो गई, तो वो मालिक बन चुके थे बहन भी और भाई भी। अब उन्होंने बहन को डिप्राइव करने के लिए जली गिफ्ट डीड तैयार करवाई महकमा रेवेन्यू के हराम खोर अमले के साथ मिलकर, जिनका सुबह शाम दोपहर जो है वो हराम खाने पे लगी होती है। अल्लाह ताला गारत करे इस मुल्क के महकमा रेवेन्यू के जो फ्रॉडिये एहलकार हैं। सबको नहीं मैं कह रहा, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो पटवारी और तहसीलदार का जो हालात वाक़यात है वो सबके सामने है। हमारी लिटिगेशन 70-80% दुरुस्त हो जाए या लिटिगेशन ख़त्म हो जाए अगर ये महकमा रेवेन्यू ठीक हो जाए। दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें जो डिस्कस कर रही है वो ये है कि टाइम बार्ड है, क्योंकि गिफ्ट म्यूटेशन 1986 में हुआ। ये सब कुछ बियॉन्ड लिमिटेशन है, क्योंकि एक वारिस की तरफ से जायदाद पर कब्जा तमाम वारसान की जानब से जायदाद पर कब्जा तस्वर होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। वो कहते हैं जी ये टाइम बार्ड इतने अरसे बाद आ गया, जमीन तो हमारे कब्जे में है। और भाई
अब्बा फौत हुए, भाई बहन सब उसके मालिक बन गए, और अब उन सब में से अगर एक भाई या दोनों भाइयों का कब्जा है उस जमीन पर, तो यही समझा जाएगा कि बाकी वारस का भी उसके ऊपर कब्जा है। एक वारिस की तरफ से जायदाद पर कब्जा तमाम वारसान की जानब से जायदाद पर कब्जा तस्वर होता है। ये तय हो चुका है गुलाम अली बनाम मुसम्मद गुलाम सरवर नकवी केस में, जो कि PLD 1990 सॉरी SC 1 सफर नंबर 11 पर, जिसमें यह करार दिया जा चुका है कि भाइयों की तरफ से तमाम जायदाद पर कब्जा, जिसमें बहनों की जायदाद भी है, पर कब्जा ही तस्वर होगा। यानी कि भाइयों का कब्जा है जायदाद पर, तो ये समझ जाएगा बहन का भी कब्जा है। PLD 2002 SC 677 पेज नंबर 6 और 7 में ये करार दिया जा चुका है, जो 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई बहनों के साथ दयानतदारी का सलूक करें। दोस्तों, PLD 2014 SC 167, 2013 SCMR 299, PLD 2011 SC 657, 2007 SCMR 1446, PLD 1974 SC 207 कि law of limitation would be relevant when the conduct of the claimant demonstrate acquaintances, and particularly when third party interest is created in inherited property। दोस्तों, इतने अफसोस की बात है कि बहन का हिस्सा हजम करने के लिए इज्जत माब भाईजान जो हैं, जो बहनों की इज्जत हुर्मत उनके मुहाफ़िज़ होते हैं, बाप के बाद बहन को अगर कोई तकलीफ़ होती है अपने ससुराल में, उसको कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो भाइयों ने उसकी हेल्प करनी होती है। और वो राहबर ही राजन जब बन जाए, खुद ही वो फ्रॉड करना शुरू कर दें, तो फिर देखें वो बहनें बेचारी कहाँ जाएंगी, किसकी जान को जाकर रोएंगी। It is extremely regrettable that in the Islamic Republic of Pakistan, male heirs continue to deprive females here of their inheritance by resorting to different tactics and by employing dubious devices, as was done in the instant case। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ख़वातीन को मुसलसल जो है उनके हक़ वरासत से महरूम किया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि इस केस में हथकंडे इस्तेमाल किए। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कुरान पाक का, सूरत निसा आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक ने वाज़े कर दिया है। सूरत निसा आयत नंबर 11, 13, 14 में वाज़े किया है। दोस्तों, ये अदालत 2021 SMER 73 पैरा नंबर 73 में 2021 SMER 73 पैरा नंबर 5 में करार दे चुकी है कि रेवेन्यू हुकाम को होशियार होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, किसी का हक़ वरासत ना खत्म कर दें। ये जुल्म इन्हीं के हाथों होता है। इसी तरह 2016 SMER पैरा नंबर 11 में ख़वातीन के हक पर असरअंदाज होना अफसोसनाक करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PLD 2002 SC 677 पैरा नंबर 6 में करार दे चुकी है कि ख़वातीन को हक से महरूम करने फ्रॉडी हैं। अफसोस की बात है कि यानी पाकिस्तान के आर्टिकल 23 और 24 को की सरयन खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई नहीं उनको रोक रहा, ख़वातीन के हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, 2016 SCMR 986 पैरा नंबर 13 में करार दिया जा चुका है कि ख़वातीन के साथ फ्रॉड करना बदकिस्मती है। दोस्तों, PLD 2002 SC 677 पैरा नंबर 6 में करार दिया जा चुका है कि क्लेमिंग राइट का फ़ायदा ऐसी ट्रांजैक्शन में नहीं लिया जा सकता जो फ्रॉड पर मबनी हो।
जैसे मैंने एक्वेंसिस की बात की थी ना कि जी वो इतना अरसा कोई बोलता नहीं है, लंबा अरसा गुजर गया, प्रॉपर्टी लेने आ गए हैं, क्या बात है ये। ओ भाई ये बात यहाँ सेटल्ड है। जो ये पिछले दिनों बात हो रही थी ना कि बहनें अगर अपनी जिंदगी में अपना हिस्सा नहीं लेती विरासत में तो उनके फिर लाद नहीं ले सकती, ये बिल्कुल गलत बात है। इस हवाले से गलत ऑब्जर्वेशन दी गई थी। असल बात यह है कि पीएलडी 2002 एससी 670 पैरा नंबर 6 में करार दिया जा चुका है कि ऐसी ट्रांजैक्शन में एक्वेंसिस का हसूल का फैसला नहीं दिया जा सकता अगर वो फ्रॉड पर मबनी है। नहीं, वो उससे कह रहे थे कि जी अब तुम्हें देते हैं तुम्हारा हक तुम्हें देंगे, लारे लाए रखे सर, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, तो वो अब क्या करती, सर फाड़ देती उसका जाकर। हमारे माशरे में खतून बेचारी की हैसियत ही क्या है, उसको तो शनाख्ती कार्ड नहीं बना कर देते। हाँ वो माँ के घर हो, माँ बाप के घर हो, यहाँ ससुराल में चली जाए तो शनाख्ती कार्ड बेचारी का बनता है उस वक्त जब पता नहीं वो ज्यादा ही मुसीबत पड़ जाती है। दोस्तों, द प्रिंसिपल स्पेशली प्रोटेक्ट द underprivileged and aim the condition of the vulnerable and establish the well-being of the powerless. Therefore, non-adherence to the principle affects those who are most in need of protection, those at the mercy of the principle are the consciousness of the constitution and the basis of all executive and legislative action। ये इसमें आर्टिकल के हवाले दिए हैं जी, आर्टिकल 31(1), आर्टिकल 31(2)(b), आर्टिकल 38(a), इसी आर्टिकल 34 1994 SMER 1548 पेज 1552, 2015 SMER 1739 पैरा नंबर 32, PLD 2020 SC 508 पैरा नंबर 11, 2001 SMER 1161 पैरा नंबर 9, 2021 SMER 179 पैरा नंबर 8, PLD 1988 SC 416 पेज 489। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने इस केस में जो मैं केस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ना, ये सिविल पिटीशन नंबर 957/2020 है, जिसकी ये स्टोरी आपको सुनाई। तो जनाब, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी हैज पास सिंस 1973। 1973 के आइन को बने हुए 50 साल हो गए हैं। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दोज प्रिंसिपल्स, स्टेट को वो जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है उसके हवाले से आज तक कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट करवाई गई। सदर पाकिस्तान और तमाम सूबाई गवर्नर्स को चाहिए कि हर साल ये रिपोर्ट मरतब करवाएं जिसमें पता चले कि जनाब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी खातून को हिबा के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर, बै के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर, तमलीक के नाम पर प्रॉपर्टी से महरूम करना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर साल पब्लिक पॉलिसी के हवाले से रिपोर्ट पेश करवाई जानी चाहिए। 1981 SMER 341 में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पर अमल ना करवाने की तरफ तवज्जो दी जा चुकी है। दोस्तों, therefore we uphold the decision of the learned judge of the High Court, gift petition number 88 dated 27 July 1986 should be cancelled immediately if not due so already। We further direct the concerned department to promptly prepare the inheritance mutation of the late Muhammad Yar and record the right of legal heirs in accordance with Sunni Hanfi Fiqh of Muslim personal law and to deliver possession to them as per their respective share without further loss of time, as the respondent number 1 has already been deprived for her inheritance for too long। जी पहले बड़ा टाइम हो गया ज़ाया राउंड मजीद, और यहाँ पर अदालत ने कॉस्ट भी डाली है, जुर्माना भी किया है भाइयों को। दोस्तों, हमारी ये तोगोताज जारी रहेगी। ये जो मैंने आज आपकी खिदमत में एक जजमेंट पेश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट, और उसमें मैंने बेतहाशा बहुत सारे केस लॉ भी दिए। अब आपने करना क्या है, जो बेटियां बहनें केस अपने विरासती हक लेना चाहती हैं, वो एक तो इस बात से डिसहार्ट ना हो कि जी लंबे अरसे तक हमने, क्योंकि
ان کی زندگی میں بھائیوں کی مثلا بہن کو حصہ نہیں ملا، بھائی نے نہیں دیا، تو بھائی بھی فوت ہو گئے ہیں، باپ بھی فوت ہو گیا، بھائی بھی فوت ہو گئے، ایون ماں بھی اگر فوت ہو گئی تو اس کی اولاد آگے کلیم کر سکتی ہے۔ اگر کہا جاتا ہے جی وہ اتنے لمبے عرصے تک نہیں کیا تو اب کیا لینے آ گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہی انہوں نے بول بچن لائے ہونے نے کہ دیاں گے دیاں گے دیاں گے، یا رشتہ داریاں آپس میں ہی ہوتی ہیں، اس رشتہ داریوں کو ختم کرنے ڈرتے ہیں لوگ کہ ہمارا آنا جانا بند ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اگر حق کے لیے لڑنا ہے نا تو پھر اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے۔